वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फास्ट आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को ये जानकारी पहले से है कि हम प्रीलिम्स के लिए सभी 10th यूनिट्स के 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यानी कि टोटल 1000 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज लेकर आए हुए हैं। उसी श्रृंखला में आज यूनिट 3 यानी कि इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि लद्दाख की सीमा निम्न में से किस देश एवं राज्य को स्पर्श करती है। तो यहाँ पे आप फोकस करेंगे इस क्वेश्चन में कि यहाँ न सिर्फ देश पूछा गया है, इनफैक्ट राज्य भी पूछा जा रहा है। तो अपन को दोनों इसमें क्लियर करना है। तो अपन देख लेते हैं। अभी वैसे भी ये 2019 में ही आर्टिकल 370 रिमूव किया गया है, तो अपने आइडिया में है ही है ये पूरा पोर्शन। तो कुछ ऐसा पोर्शन जाता हुआ है न्यू कश्मीर का। इसमें आप देख सकते हैं कि चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ पे हमारा हिमाचल प्रदेश और जम्मू का भी कुछ पोर्शन टच वैसे भी करता हुआ है। तो इसमें पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, जम्मू, हिमाचल प्रदेश यानी कि ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर होगा ये। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा और ताप्ती के मध्य जल विभाजक का कार्य कौन सी श्रेणी करती है। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है एमपी ज्योग्राफी के लिए। सॉरी, ये अपन एमपी का अपन एक रफ मैप बना लिया है। अपन देख लेते हैं, उसमें सारे ऑप्शन देख लेते हैं। सतपुड़ा रेंज ये हो गई, साउथ में है ये। मैकाल अपन को पता है अमरकंटक बेल्ट पे है। विंध्यन इसके जस्ट ऊपर वाली बेल्ट पे है। सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ वाले बेल्ट पे है। तो सिहावा तो वैसे भी अपना ऑप्शन से कट जाती है, वैसे भी एलिमिनेट हो रही है। मैकल एलिमिनेट हो रही है। और जैसा पूछा जा रहा है आपका नर्मदा और ताप्ती, ताप्ती अपन को क्लियर है कि बैतूल से निकलती है। तो जनरल सी बात है कि ये किस श्रेणी की बात हो रही होगी, तो ये सतपुड़ा श्रेणी की बात हो रही होगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए, यानी कि सतपुड़ा। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी लौह इस्पात संयंत्र निजी क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि प्राइवेट है। चलिए देख लेते हैं। पहला सेलम, जानकारी हमें ये कि ये हमारा तमिलनाडु में है और ये 1981 में स्थापित की गई थी। सेकंड बोकारो, झारखंड पे है, ये आपको क्लियर ही होगा जैसे कि ये, और ये 1964 में बनाई गई थी। थर्ड है टिस्को, नाम में ही लिखा हुआ है टाटा, तो जनरल सी बात है ये प्राइवेट ही होगी। तो एक तो ये पक्का है, टिस्को हमारा प्राइवेट होगी। फोर्थ जिंदल, जिंदल भी प्राइवेट है, नाम ही क्लियर कर रहा है। एक है विशाखापट्टनम, ये हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंतर्गत आता है और ये कब बनाई गई थी, 1982 में। तो अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हमारा आंसर है टिस्को और जिंदल, यानी 3 और 4। तो इसमें ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, डी। तो इसका आंसर हो गया डी। क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। NH16, NH19, NH27 और NH44। एक बहुत बेसिक चीज आपको क्लियर कर देता हूं। जितने भी आपके नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करते हैं, ये सभी इवन नंबर के होंगे। इवन मतलब 22, 24, 28 इस क्रमांक के होंगे नेशनल हाईवे। और जितने भी आपके ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हैं वो सभी ऑड होंगे। ऑड यानी कि 1, 3, 5 इस सीरीज के होंगे। तो अगर ये पूछ रहा है कि नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर को, मतलब अपना जो NH होना चाहिए वो ऑड नंबर का होना चाहिए, तो अपन इवन वैसे भी एलिमिनेट कर देते हैं। 16 कट हो गया, 44 कट हो गया। अपने ऑप्शन क्या क्या बचे हुए हैं, 19 और 27। और जिसने भी थोड़ा बहुत भी अगर नेशनल हाईवेज की स्टडी की हुई होगी तो उसे पता है कि NH27 जो है इसको अपन ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी बोलते हैं। और ये हमारा गुजरात के पोरबंदर से सिलचर असम तक जाता है। सिलचर और यहाँ पे पोरबंदर। NH27। और ये एक चीज और मेंशन कर लीजिएगा, ये NH27 जो है वो चिकन नेक ऑफ इंडिया यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के थ्रू होता हुआ जाता है। तो ये है एक वो नेशनल हाईवे जो अपन को नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को मेन लैंड इंडिया से भी कनेक्ट करा देता है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में।
झेलम नदी किन देशों के मध्य सीमा निर्धारित करती है? बहुत इजी क्वेश्चन है। झेलम नदी पता है अपन को, शेषनाग, वेरीनाग, कश्मीर से निकलती है और पाकिस्तान के पास ये निकलती है, यहां पे कुछ बॉर्डर बनाती है पाकिस्तान के साथ, और ये पाकिस्तान में झंग नामक जगह पे चेनाब नदी पे जाके मिल जाती है। तो सीधा सिंपल हो गया कि ये किसके बीच में बाउंड्री बना रही है? इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी कि हमारा ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में कौन सी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है? एंटीसीडेंट रिवर। चलिए पहले अपन ये क्लियर कर लेते हैं कि एंटीसीडेंट रिवर होती क्या है। तो एंटीसीडेंट रिवर से मतलब ऐसी नदियों से है जो किसी नए लैंडफॉर्म के क्रिएट होने के पहले से वहां पे बह रही हैं, और जो भी नया लैंडफॉर्म क्रिएट होता है उसको रिमूव करते हुए अपने मेन कोर्स को मेंटेन करती है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हिमालयन माउंटेन्स की। तो ऐसी नदियाँ जो हिमालयन माउंटेन क्रिएट होने के पहले से बह रही हैं, और जब हिमालयन माउंटेन क्रिएट हो गया तो उसको रिमूव करते हुए भी आगे बह जाती हैं। तो सतलज हमारी एक एंटीसीडेंट रिवर है, कोई इसमें डाउट नहीं है। सिंधु भी है, ब्रह्मपुत्र भी है। चंबल, चंबल एंटीसीडेंट रिवर नहीं है। ये क्या है? ये एक सुपर इम्पोज्ड रिवर है, सुपर इम्पोज्ड रिवर। अब अगर जानकारी के लिए बता दूं कि एंटीसीडेंट और सुपर इम्पोज्ड में डिफरेंस क्या होता है। एंटीसीडेंट मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ये सॉफ्ट सॉइल मास को रिमूव करता है, यानी जैसे जैसे कोई नया स्ट्रक्चर क्रिएट होता जाएगा, जैसे हिमालयन रिवर बनता चला गया, उसको रिमूव करता चला गया, उसको इरोड करता चला गया, तो वो कहलाएगा हमारा क्या? एंटीसीडेंट, मतलब सॉफ्ट मटेरियल को रिमूव करेगा। वहीं सुपर इम्पोज्ड रिवर कैसी होती हैं? जो प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को रिमूव करती चली जाती हैं, यानी कि ये ज्यादा बलशाली होंगी। तो चंबल हमारी क्या है? एक सुपर इम्पोज्ड रिवर है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर क्या बैठ रहा है? डी, यानी कि चंबल। क्लियर है आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब हमारी जो क्वेश्चन है वो है माउंटेन से रिलेटेड। क्वेश्चन क्या है? हु प्रोपाउंडेड द सदर्न ऑसिलेशन थ्योरी? पहला चीज तो ये क्लियर कर लीजिए कि ये सदर्न ऑसिलेशन किससे रिलेटेड है। तो ये हमारे मॉनसून से रिलेटेड है। मॉनसून की कई सारी थ्योरीज दी गई हैं अलग अलग विशेषज्ञों द्वारा, उनसे रिलेटेड है। तो डडले स्टम्प सबसे पहला इसमें ऑप्शन दे रहा है, सेकंड है गिलबर्ट वाकर, थर्ड है कोटेश्वरम, चौथा है फ्लॉन। अपन को चारों का ही थ्योरी को याद करना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं डडले, इन्होंने दी अपनी थर्मल थ्योरी। थर्मल थ्योरी ये दी अपने डडले और स्टाम्प ने। सेकंड ऑप्शन अपना गिलबर्ट वाकर, इसने अपनी क्या दी है? इंसो या फिर एल नीनो प्लस सदर्न ऑस्ट्रेलेशन। क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि कौन सी विशेषज्ञ ने सदर्न ऑस्ट्रेलेशन थ्योरी को खोजा है। तो हमारा आंसर क्या बैठ जाता है? गिलबर्ट वाकर, यानी कि बी इज द राइट आंसर। सेकंड अपन देख लेते हैं फिर भी जानकारी के लिए। कोटेश्वरम, इनने क्या दी है? इनने दी हमारी जेट स्ट्रीम थ्योरी। फोर्थ अपना फ्लॉन, फ्लॉन ने अपनी क्या दी है? इक्विटोरियल वेस्टर्ली थ्योरी, इक्विटोरियल वेस्टर्ली थ्योरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना उष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषताएं नहीं है। अपन बात कर रहे हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की। चलिए रीड मान लेते हैं। इसमें आई पाया जाता है, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि हाँ इसमें आई पाया जाता है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। सेकंड, इसकी उत्पत्ति हेतु कोरियोलिस बल की आवश्यकता नहीं होती है। नहीं, हमें आवश्यकता होती है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, क्योंकि हमें कोरियोलिस फोर्स की आवश्यकता होती है। थर्ड, ये अधिकतर ग्रीष्मकाल में होती है, सही बात है। फोर्थ, अधिकतर समुद्र में उत्पन्न होते हैं, ये भी सही बात है। चलिए आंसर हो गया इसका बी, यानी कि कोरियोलिस फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। भारतीय जनसंख्या के संदर्भ में जनसंख्या विभाजक का समय माना जाता है टाइम ऑफ पॉपुलेशन डिविडेंड। सीधा ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसका आंसर अपना 1911 से 1921। ये आपको पूरा डिटेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि एमपीपीएससी में हर साल एक या दो क्वेश्चन तो जरूर आता है जो पॉपुलेशन पे बेस्ड होगा या सेंसस पे बेस्ड होगा। तो इसको इस
और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, सिर्फ इसमें 7 से 8 कॉन्सेप्ट जो आपको याद करने हैं, ऐसे फैक्ट हैं, तो उनको आप याद कर लीजिए, क्वेश्चन भी आपके पूरे बन जाएंगे आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं अपन। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? भारत का लिंगानुपात 943 है, सही है। सही है ये। सेकंड, भारत का शिशु लिंगानुपात 918 है, नहीं 919 है। ये जो 918 लिखा हुआ है ये एमपी का है, मध्य प्रदेश का है, तो यही हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। और लिंगानुपात कितना है? 919 है। लिटरेसी रेट 72 पॉइंट सही है, फीमेल लिटरेसी 64.6 और मेल 80.89 है, ठीक है, सही है, कोई इशू नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन मूव करते हैं। देश के कुल रेशम उत्पादन में 45% हिस्सेदारी किस राज्य की है? तो अब इसका आंसर अपन पहले ऑप्शंस रीड मार लेते हैं। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा अपना कर्नाटक। किस देश से कुल रेशम उत्पादन 45 हिस्सेदारी किस राज्य की है? तो कर्नाटक राज्य की है। और ठीक है, इसको देख लेते हैं, बाकी सबका ऑप्शंस का कोई रिलेशन नहीं है, क्लियर रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अपन। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय नियाग्रा जलप्रपात के तौर पे जाना जाता है? बहुत इजी है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। किसको माना जाता है? तो चित्रकूट को। ये कहां पे है? छत्तीसगढ़ पे है, इंद्रावती नदी पे है। ठीक है, केवटी आपका एमपी में है, महान नदी पे है, रीवा पे है। रजत जलप्रपात आपका पचमढ़ी पे है, और हुंडू जलप्रपात आपका झारखंड पे है, सुवर्ण रेखा नदी पे। क्लियर करते हैं इसको भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अपन। केन बेतवा परियोजना में कौन कौन शामिल है? ऑप्शन रीड मारते हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केंद्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। चलिए इसका आंसर क्या बैठ जाएगा? ये आपने जरूर रीड मारा होगा, इसका आंसर है एमपी, यूपी और सेंटर। एमपी, यूपी और सेंटर। इसके बारे में एक दो फैक्ट बता देता हूँ कि इसकी जो नींव रखी गई थी वो 2005 पे रखी गई थी। आपने एक दौधन बांध सुना होगा छतरपुर के पास में, वो भी इस पे निर्माण किया जा रहा है। और केन बेतवा से मतलब है कि केन नदी का पानी बेतवा में ट्रांसफर किया जाएगा, ये ध्यान रखेंगे आप, केन का पानी बेतवा पे ट्रांसफर किया जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अपन। सोयाबीन की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है? ऑप्शन रीड मारते हैं। मध्यम ताप मध्यम वर्षा, उच्च ताप भारी वर्षा, मध्यम ताप मध्यम वर्षा। ऑप्शन रिपीट हो गए हैं और आंसर भी वही है, यानी कि मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। मतलब इसका आंसर दोनों हो गए, ए और सी, दोनों सही है इसका आंसर। कंप्लीट करते हैं, चलिए आगे चलते हैं। संगमरमर किस प्रकार की सैलों से प्राप्त होता है? तो बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, किससे प्राप्त होता है? अपन सबको पता है कि मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं ये, मार्बल, और ये चूना पत्थर के रूपांतरण से निर्मित होते हैं। मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए तो भेड़ा घाट जबलपुर का फेमस है इनके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। भारत के किस राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन एवं इसके विकास की संभावनाएं अधिक है? ऑप्शन रीड कर लेते हैं। विंड पावर, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल या गुजरात। इसका आंसर हो जाएगा अपना तमिलनाडु। फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा सीधा आप याद कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इस पे। चलिए नेक्स्ट पे अपन मूव करते हैं। भारत की झींगा राजधानी किसे कहा जाता है? तो बहुत सीधा है, फैक्चुअल है, डायरेक्ट इसको आप याद कर लीजिए कि नेल्लोर को कहा जाता है, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट पे अपन हम मूव करते हैं। टिन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? तो ये भी एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, अपन सबको जानकारी है, छत्तीसगढ़। लगभग 90% ऑफ द टिन प्रोडक्शन इज डन बाय छत्तीसगढ़। चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वर्तमान में कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता की दृष्टि से प्रथम स्थान पे है? ऑप्शंस हैं अपने, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और गुजरात। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा राजस्थान। और इसके कितनी मेगावाट बताई जा सकती है? तो अप्रॉक्स है इसकी 7738 मेगावाट जनरेशन कैपेसिटी है।
सेकंड नंबर पे आता है हमारा कर्नाटक। तो ये याद रखेंगे कि फर्स्ट नंबर पे कौन हमारा, राजस्थान। ये राजस्थान हमारा फर्स्ट नंबर पे है जनरेशन कैपेसिटी पे। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सही सुमेलित कीजिए। ये कुछ माइंस हैं और कुछ मिनरल्स रिलेटेड हैं, उसके बारे में क्वेश्चन है। तो अपन चलते हैं सीधा। मोस्ट ऑफ द तो मध्य प्रदेश की हैं, अपन ने वैसे ही पढ़ा हुआ है। भारवेली मैग्नीज की है। मैग्नीज कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे। इस प्रकार के क्वेश्चन को सही करने का एक टेक्निक बता दूं। कई बार गलत हो जाता है हमें ऑप्शंस चूज करके कि यार 4123 या 4132 है, सिर्फ इसलिए कि यहाँ वहाँ बीच में बहुत सारे सांप बन रहे होते हैं। तो उसके लिए आपके लिए ऑप्शन क्या रखता हूँ, जैसे फर्स्ट आपका फोर्थ से मिल रहा है तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा फोर्थ, तो यहाँ पे आपको मैच करने में आसानी होगी। सेकंड, अमरकंटक। अमरकंटक मेरा बॉक्साइट के लिए फेमस है, रेणुकूट भेजा जाता है, तो ये हो गया मेरा फर्स्ट ऑप्शन। मलाजखंड तांबा के लिए है, तांबा लिखा हुआ है सेकंड नंबर पे। बैतूल मेरा ग्रेफाइट यानी कि थर्ड नंबर। 4123 ये लिखा हुआ है, आंसर हो गया इसका बी। इस प्रकार में कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि कई प्री में मैं इस प्रकार के क्वेश्चन गलत कर चुका हूँ, सिर्फ इसलिए कि यहाँ वहाँ हो गया था बीच में मेरा। ठीक है, तो इसलिए ये मैंने निकाला तरीका कि ऐसा करिए तो गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय मानसून से संबंधित नहीं है। चलिए ऑप्शन रीड मारते हैं। कम समय में अधिकतम वर्षा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। लगातार 4 माह तक स्थिरता के साथ वर्षा, यहाँ पे कीवर्ड देखेगा स्थिरता, स्टेबिलिटी। इंडियन मानसून अनस्टेबल कहा जाता है, स्थिरता के साथ लगातार 4 महीना बरसात नहीं होती कहीं पे भी, ना एमपी में ना इंडिया में। कुछ टाइम होगी, फिर कुछ दिन नहीं होगी, फिर कुछ टाइम होगी, फिर कुछ दिन होगी, फिर कुछ टाइम बहुत हैवी रेनफॉल होगी। तो इसको क्या कहा जा सकता है कि ये अनस्टेबली होता है। तो थर्ड ऑप्शन अपना सही बैठता है कि अनसर्टेनिटी और इरेगुलरिटी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेक होता है, ये भी ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन भी सही है। तो क्या नहीं है संबंधित, तो सेकंड ऑप्शन सही नहीं है। क्यों, क्योंकि स्टेबिलिटी के साथ हमारा मानसून मूव नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। 22, भारत के खाद्यान्न उत्पादन में सर्वाधिक हिस्सेदारी किस फसल की है। यह भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, कोई इशू नहीं है। फर्स्ट पे आता है चावल, सेकंड पे आता है गेहूं। बस आप ये फर्स्ट और सेकंड ही याद रखेंगे तो भी आपका क्लियर हो जाएगा। ये याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के मोस्टली दक्षिण वाले बेल्ट पे, दक्षिण पूर्व वाले बेल्ट पे यहाँ पे चावल ही उगाया जाता है, और गेहूं है ये उत्तर प्रदेश पंजाब इस वाले बेल्ट में मुख्यतः उगाया जाता है। तो ज्यादा उगाया जाता है चावल, और ये इसलिए फर्स्ट रैंक पे है। सेकंड रैंक में है गेहूं। ठीक है, तो हाईएस्ट शेयर कौन सा अपना, चावल का है। क्लियर हो गया ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार लोनार झील किस प्रकार की झील है। चलिए ये भी सॉल्व करते हैं। ऑप्शन क्या क्या है, टेक्टोनिक, क्रेटर, डेल्टाइक या मीटियोराइट्स। तो इसका आंसर अपना मीटियोराइट्स, यानी कि कोई उल्का पिंड आके गिरा होगा, वहां पे गड्ढा बन गया, वहां पे बाद में पानी भर गया। तो जो हमारी लोनार लेक है वो किस प्रकार की है, जीएसआई के अंतर्गत उल्कापातीय टाइप की, यानी कि मीटियोराइटिक टाइप की है। चलिए ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। सही युग्म का मिलान कीजिए। ठीक है, चलिए सतपुड़ा या नीलगिरी अपनी ब्लॉक माउंटेन है। ब्लॉक माउंटेन कहाँ लिखा हुआ है, सेकंड में लिखा हुआ है, सॉरी सेकंड पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिख देते हैं भाई सेकंड है हमारा। अगला हिमालयस फोल्ड माउंटेन है, हिमालयस फोल्ड हो गया, यानी कि फोर्थ लिखना है। ऑप्शन देखिए 2 और 4 कहीं पे मैच हो रहा है, पहले ही क्लियर हो गया। चलिए आंसर है इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का। निम्न में से कौन सी नदी मुख्य रूप से अपना मार्ग परिवर्तन हेतु प्रसिद्ध है। कोसी, यमुना, गंगा, सोन। सबको पता है अपन को, डेली अपन हर साल पढ़ ही लेते हैं न्यूज़पेपर में कि बिहार का शोक यानी कि कोसी नदी ने फिर अपना रास्ता चेंज किया, फिर बहुत सारे गांव डूब गए। तो कौन सी नदी फेमस अपना कोर्स चेंज करने के लिए, कोसी। कहाँ से निकलती है, नेपाल से निकलती है। चलिए ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आज की सीरीज में अपन 25 क्वेश्चन ही कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट जब भी अपन इसको सीरीज को कंटिन्यू करेंगे तो अगले 25 क्वेश्चन करके ऐसे कर करके अपन अपने 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे यूनिट 3 के। इसी प्रकार सारी यूनिट्स को अपन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अपन इस आज की क्लास को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच। रिवीजन करते चलिए, प्री के लिए मुश्किल व मुश्किल 1 महीना बचा हुआ है। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन।